नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, पाजेब। प्यारे बच्चों, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी कुछ छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित है। ऐसी घटनाएं जो मध्य वर्गीय परिवारों से संबंधित हैं। इस कहानी को पढ़कर हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे आसपास की ही कोई घटना हो। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सरल है, लेकिन बच्चों ये कहानी बहुत लंबी है। इसका चित्र इस प्रकार से किया गया है कि ये लगभग 15 से 20 पेजों पर है। अगर मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, लगभग 1 घंटे का लेसन हो जाएगा और आपको इतनी देर सुनने में बहुत अच्छा नहीं महसूस होगा। तो मैं आपको सार के रूप में ही कहानी पढ़ाना पसंद करूंगी। प्यारे बच्चों, इसमें जो कहानीकार है उसके 2 बच्चे हैं, 2 संतानें हैं उसकी। एक लड़की है मुन्नी और दूसरा बड़ा लड़का है आशुतोष। तो लड़की का नाम अब मैंने आपको बता ही दिया, मुन्नी है। वो 4 वर्ष की है। तो जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कहानी कैसे शुरू होती है कि बाजार में एक नई तरह की पाजेब निकली है। नई तरह की पाजेब का फैशन चला है, तो जो पैरों में पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसी पाजेब जो पैरों में जब डल जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। और उस पाजेब की खासियत क्या है कि उसकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं। जब भी वे किसी के भी पाँव में पड़ जाती हैं तो वही सुंदर लगने लग जाती है, जैसे उसका अपना कोई व्यक्तित्व ना हो। आस पड़ोस में रहने वाली सभी छोटी बड़ी लड़कियां वह पाजेब पहने घूम रही थी। सभी लड़कियों ने पहनी हुई थी तो लेखक की बेटी मुन्नी का भी जी ललचा गया, तो उसने भी पाजेब के लिए जिद की। हाँ जी बच्चों, तो जब लेखक ने अपनी बेटी से पूछा कि उसे कैसी पाजेब चाहिए, तो उसने कहा कि जैसी शीला पहनती है, जैसी रुकमन पहनती है। तो धीरे धीरे मुन्नी की जिद बढ़ती गई। लेखक ने उसकी बात मान ली, लेकिन मुन्नी मानने वाली नहीं थी। जैसे ही दोपहर को उसकी बुआ आई तो मुन्नी ने उसके सामने अपनी जिद रख दी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिला दी, गोद में लिया और कहा कि जब वो इतवार को आएगी, संडे को उसे मिलने आएगी तो पाजेब ले आएगी। तो हुआ भी यही। जब इतवार को बुआ आई तो मुन्नी के लिए पाजेब ले आई। मुन्नी पाजेब पहनकर खुशी के मारे इधर उधर चुमकती फिरी। पाजेब मुन्नी के पैरों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। चांदी की थी, जिसमें 2-3 लड़ियां सी लिपटी हुई थी। उसने यह पाजेब अपनी सहेलियों को भी दिखाई। मुन्नी का बड़ा भाई आशुतोष उसे पाजेब शहर दिखाने के लिए आसपास ले गया, लेकिन उसके मन में भी जिद हो उठी। उसने कहा कि मुन्नी ने पाजेब ली है तो हम भी साइकिल लेंगे। बुआ ने उसे समझाते हुए कहा कि वह उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल अवश्य ले देगी, और ये भी कहा कि लड़कियां रोआ करती हैं, क्या तुम कोई लड़की हो जो रोते हो। तो इस प्रकार सारा दिन हंसते खेलते बीत गया। बच्चों की जिद सामने भी आई और कुछ पूरी भी हो गई। बुआ वापस शाम को अपने घर चली गई। पाजेब पर बारीक काम होने की वजह से ऐसा लगता था कि वो काफी महंगी थी, तो लेखक की पत्नी का भी मन उसे लेने के लिए हो उठा। रात को जब कहानीकार अपनी मेज के पास बैठे थे, तभी उनकी पत्नी भागी भागी उनके पास आई और कहने लगी कि मुन्नी की एक पाजेब नहीं मिल रही है। उन्होंने पाजेब जिस स्थान पर रखी थी अब वहां नहीं है। तो सारे घर में पाजेब की तलाशी का काम शुरू हो गया। सबसे पहले शक गया नौकर बंसी पर। बेटा, हमारे घरों में भी यही होता है कि जब कोई भी चीज अचानक से गुम हो जाती है तो हमारा सबसे पहला जो शक होता है वो किस पर जाता है? नौकर पर जाता है। तो यही हुआ लेखक के घर में भी। लेखक की पत्नी को शक हो गया नौकर बंसी पर। क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा कि मैंने जब रखी थी तब जो हमारा नौकर है वो वहां पर मौजूद था। लेकिन लेखक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था।
कथाकार को नौकर पर बिल्कुल भी शक नहीं था। तो जब उन्होंने थोड़ी जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि उसी शाम उनका जो बेटा है आशुतोष, वो बाजार से पतंग और डोर लेके आया था। तो लेखक को अपने बेटे पर ही शक होने लगा। उसे महसूस होने लगा, उसका शक अपने बेटे पर बढ़ने लगा कि शायद उसने ही पाजेब बेचकर पतंग और डोर खरीदी है। तो सुबह होते ही उसने आशुतोष को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुमने पाजेब देखी है? किंतु पाजेब को उठाने की बात आशुतोष ने नहीं मानी। उसने यही कहा कि उसने पाजेब नहीं ली। उसने ना में सिर हिलाया। उस समय कथाकार के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। उसे लगा कि अपराध के प्रति करुणा होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को प्यार से पूछना चाहिए, ना कि डरा धमकाकर। बच्चे के साथ हमें रोष करने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रेम वृत्ति से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। उसके मन में विचार आ रहा था कि अगर उसके बेटे ने पाजेब चुराई है, चोरी का अपराध किया भी है, तो प्रेम से ही इस वृत्ति को दूर किया जा सकता है। आतंक से, यानी कि मार पीट कर, डरा धमकाकर उस वृत्ति को दबाना ठीक नहीं है, नहीं तो भविष्य में फिर पनप सकती है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे प्यार से व्यवहार, स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से लेखक ने तो अपने मन को समझा लिया, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि बच्चे से कैसे व्यवहार करना है। लेकिन साथ ही उसने देखा कि आशुतोष का जो मन था वो ठीक नहीं था। उसका मुंह सूजा हुआ था, उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। तो उसने फिर पूछा, बेटा तुमने ली तो नहीं? तो आशुतोष ने क्रोध में सिर हिलाया। अस्थिरता की आवाज थी, तेज आवाज थी। उसने बार बार यही बात रिपीट की, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। और वह रोने को भी हो आया। मतलब उसकी शक्ल ऐसी हो गई, उसके चेहरे से लग रहा था कि अब रोया, कि अब रोया, लेकिन रोया नहीं। ऐसा लग रहा था उसने आंसू अपने आंखों में ही रोक लिए हो। इस वक्त लेखक को प्रतीत होने लगा कि उग्रता दोष का लक्षण है, यानी कि अगर बच्चा उग्रता दिखा रहा है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि उसने ही पाजेब चोरी की है। तो फिर लेखक ने कहा, बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ तुम ढूंढ लो, क्या पता तुम्हें कहीं मिल जाए। तो अगर तुम्हें पाजेब मिली तो हम तुम्हें जरूर इनाम देंगे। वो चला तो गया, लेकिन दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया। फिर वो धीरे धीरे पाजेब तलाशने लग गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी प्रकार समय आगे निकलता जाता है, निकलता जाता है। तो अपने आप से लेखक के मन में आया कि कहीं उसने पाजेब अपने दोस्त को तो नहीं दे दी जिसके साथ वो खेला करता था। तो लेखक ने बुलाकर पूछा, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? तो देखो, अब हमने अपनी तरफ से ही एक नाम रख दिया बच्चे के सामने। तो बच्चे के मन में तो डर था, उसने तो बचना ही था। तो उसने क्या किया, पहले तो वह कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक एक रंग आया और गया। लेखक पढ़ना चाहता था कि उसके मन में क्या है, लेकिन लेखक ने फिर उसे आश्वासन दिया कि अगर वो सच बोलेगा तो उसे डांट नहीं पड़ेगी। उसे प्यार से बहलाना शुरू कर दिया। तो एक तो हमने दूसरा नाम रख दिया सामने, तो बच्चे को थोड़ा सहारा मिल गया। दूसरा प्यार पूर्ण व्यवहार हो गया। तो बच्चों, कठिनाई के बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो लेखक को ऐसा लगा जैसे वो जीत गया हो, यानी कि उसे पता चल गया हो कि पाजेब कहाँ है। फिर लेखक ने उसे कहा कि अगर तुमने उसे दी है, अगर तुमने छुन्नू को पाजेब दी है, क्योंकि आशुतोष ने सिर हिला दिया था हाँ में, तो उसने कहा कि जाओ अब उससे पाजेब ले आओ। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसे कहा कि पाजेब ले आओ तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला कि अगर छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से। देखो, ये बात बड़ी टेढ़ी है। एक साइड तो आशुतोष ने स्वीकार कर लिया है
सिर हिला दिया है हाँ में कि उसने पाजेब शुन्नू को दी है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी पूछ रहा है कि अगर उसके पास पाजेब नहीं हुई तो वो देगा कहाँ से। यही बात वो बार बार दोहरा रहा था। तो लेखक ने फिर उससे तहकीकात करने की कोशिश की कि तुम्हें पाजेब कहाँ से मिली थी। तो आशुतोष कहने लगा कि पड़ी मिली थी। और लेखक अपनी तरफ से कहानी आगे बढ़ाए जा रहा है, लेकिन आशुतोष है कि बस उसमें हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। और फिर इसी प्रकार दोनों में वार्तालाप हुआ, वार्तालाप होता चला गया। बात बढ़ते बढ़ते चुन्नू की माँ की तरफ चली गई। कहाँ पर चली गई? चुन्नू के घर में चली गई। तो चुन्नू की माँ मानने को तैयार नहीं थी। चुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। यानी कि चुन्नू की माँ के पास कौन गया? लेखक की पत्नी चली गई पूछने के लिए। तो चुन्नू की माँ ने कहा कि उनका बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं दी। जिस पर आशुतोष की माँ यानी कि लेखक की पत्नी ने कहा कि चुन्नू झूठ बोल दिया रहा है। यानी कि देखो यहाँ पर आशुतोष की माँ को अपने बेटे पर तो यकीन था, लेकिन चुन्नू की माँ पर यकीन नहीं था। तो कहते कहते दोनों में बात बढ़ गई और चुन्नू की माँ ने चुन्नू को धम से पीटना शुरू कर दिया। चुन्नू बेचारा पिटता रहा अपनी माँ के हाथों, लेकिन रोया बिल्कुल नहीं। आपको ये लाइन भी आएगी कि माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि तू झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो आज मैं नहीं। तो लेखक ने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। ये बेटा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं। जहां पर जो ज्यादातर बच्चे हैं वो आशुतोष लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर चुन्नू आएगा। और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था, यानी कि पता नहीं चल रहा था कि उसके मन में इस बात का क्रोध आ रहा था कि आशुतोष ने उसका नाम क्यों रख दिया। तो ऐसा जब देखा लेखक ने कि मामला बढ़ता जा रहा है, तो उसने चुन्नू की माँ को कहा कि आप अपने बच्चे को मत पीटिए, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और सबको घर भेज दिया। झमेला इतना बढ़ गया कि अगले दिन कथाकार अपने दफ्तर भी नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि मन ही नहीं लगता काम में। ठीक है, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गए, लेट हो गए मतलब इसी झमेले में, कि आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से पूछना। लेकिन शाम को जैसे ही वो दफ्तर से वापस आता है लेखक, तो उसकी पत्नी बताती है कि उसने सारी गुत्थी सुलझा ली है। उसे प्यार से अपने बेटे आशुतोष से सब कुछ उगलवा लिया है। उसने सारी बात सच सच बता दिया है। उसने बताया है कि वो पाजेब उसने 11 आने में पतंग वाले को बेच दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। जो 5 आने उसने दिए थे वो चुन्नू के पास है। तो देखिए कहानी कैसी है कि उसमें चुन्नू, आशुतोष तो साफ साफ निकल ही गया, क्योंकि आशुतोष के पास तो है ही नहीं। कुछ पैसे पतंग वाले ने अभी दिए ही नहीं, और जो दिए हैं वो किसके पास हैं? चुन्नू के पास। लेखक को यह सुनकर खुशी हुई। उसे लगा कि चलो अभी 5 आने भेज देते हैं, पाजेब मंगवा लेते हैं। यानी कि 5 आने दुकान वाले को दे देते हैं और पतंग वाले से पाजेब वापस ले आते हैं। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि पतंग वाला कितना बदमाश है, बच्चों के हाथों से ऐसे चीजें वो कैसे ले सकता है। तो इसी समय लेखक ने नौकर से कहा कि वो अभी आशुतोष को बुलाकर ले आए। तो जब नौकर बुलाने गया तो वो चुन्नू के साथ ही गिल्ली डंडा खेल रहे थे। आशुतोष आ गया तो लेखक ने उसे अपनी गोदी में लेकर प्यार किया, लेकिन उसका चेहरा आते ही उदास हो गया और गोदी में बिठाने पर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ। लेखक को इस बात का बड़ा अफसोस था कि अब तो गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन बच्चा अब भी क्या है? उदास है। तो पता चलने के बाद चुन्नू से पैसे मांगने की बात होने लगी, लेकिन वह किसी भी प्रकार से पैसे मांगने से तैयार नहीं था, क्योंकि लेखक ने जब उससे कहा कि बेटा जाओ चुन्नू के पास से अपने 5 आने 5 पैसे जो हैं वो ले आओ, तो उसने मना कर दिया। आशुतोष ले जाने को तैयार ही नहीं था। तो लेखक को इस पर बहुत गुस्सा आया। लेखक ने अपने नौकर से कहा कि जाओ इसे कमरे में बंद कर दो। पहले तो उसने बहुत
धमकाया, कान भी खींचे, उसके एक दो थप्पड़ भी लगाए, लेकिन फिर उसने उसे कमरे में बंद करने के लिए कह दिया। किसे कह दिया? नौकर को कह दिया कि आशुतोष को कमरे में बंद कर दो। कुछ देर के बाद फिर आशुतोष को बुलाया गया और पतंग वाले के बारे में तफ्तीश की गई। तो लेकिन उसने क्या कहा? उसने कुछ भी नहीं बोला। वो ऐसे ही बोलता रहा, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से देगा। तो अंत में लेखक ने उसे कहा कि भैया घर की चीज है, पाजेब जो गुम हुई है वो घर की चीज है, उस पर दाम लगे हैं, पैसे लगे हैं, ऐसे थोड़ी हम 5 आने में रुपए का माल खो देंगे। जाओ तुम अपने चाचा के साथ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुमने पाजेब कौन से पतंग वाले को दी है। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। देखो, लेखक ने अपनी तरफ से 5 पैसे उसे दे दिए और कहा कि तुम दुकान वाले को दे दो और अपनी चीज वापस मांग लो। अगर वो दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें केवल जाना है। पर लेखक को मालूम हुआ कि बेटा जाने को तैयार ही नहीं था। लेखक को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बहुत समझाया लेकिन आशुतोष नहीं समझा। मैंने कहा क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया। तो उसने लेखक ने अपने भाई प्रकाश को बुलाया और कहा कि उसे जबरदस्ती उठाकर लेके चलो, पतंग वाले के पास लेके चलो। तो लेखक ने नोट किया कि बेटे का मुंह बहुत फूला हुआ है। बहुत बहुत समझाने पर बड़ी मुश्किल से वो प्रकाश के साथ चला तो गया, लेकिन थोड़ी दूर गया फिर वापस आ गया। मतलब वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था ना जाने की। तो प्रकाश ने आकर ये खबर दी लेखक को कि आशुतोष तो भाग आया है। तो लेखक ने आदेश दिया कि उसे उठाकर ले जाओ और उसे उसे पतंग वाले के पास जबरदस्ती लेके जाओ। ठीक है। ऐसा करते करते क्या हुआ कि उसका नौकर बंसी और उसका भाई प्रकाश उसे ले गए। तो इतने में क्या होता है कि जब वो उसे लेकर जा रहे हैं, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं पतंग वाले के पास, इसी बीच में लेखक की बहन जो मतलब आशुतोष की बुआ है वो आती है घर पे। तो पूछती है कि क्या हो रहा है, बच्चे को क्यों डांट रहे हो। तो लेखक उसे बात क्लियर नहीं करता है। तो इतने में वो बक्से को सरकाते हुए वो कागज देने लगती है लेखक को और कहती है इसमें वही कागज हैं जो तुमने मांगे थे। और तभी वे अपनी टोकरी की बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर लेखक को पकड़ाती हुई कहती है कि लो भाई, ये वही पाजेब है, उस दिन गलती से मेरे साथ ही चली गई थी। तो बच्चों क्या समझा आपने? बोली कि उस रोज भूल से जय पाजेब मेरे साथ चली गई थी। पाजेब गुम होना, उसका शक बार बार किसी पर जाना, बार बार आशुतोष को डांटना, फटकारना, शक करना, आशुतोष का डर के मारे चुन्नू का नाम लेना, फिर लेखक को अपनी तरफ से पतंग वाले की कहानी गढ़ना। कितनी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं बेटा इस कहानी में। तो अंत में हमें ऐसा ही लगता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कि हम कितना बड़ा अपने मन में एक संकल्प तैयार किए जा रहे थे कि पाजेब किसने चुराई, क्यों चुराई। आशुतोष ने चुराई, चुन्नू को दी, फिर पतंग वाले को बेच दी, कितने लोगों पर हमने इल्जाम लगा दिया। कहानी शुरू हुई बंसी नौकर से शक की। सबसे पहले बंसी पर शक गया, उससे बार बार पूछा गया, फिर एक पतंग देखकर ही शक जाता है आशुतोष पर। जब आशुतोष पर ज्यादा दबाव डाला गया तो बच्चे कोमल होते हैं, डर के मारे उसने डर के भाव में आकर नाम ले दिया अपने दोस्त चुन्नू का। उसने तो लिया ही नहीं नाम, नाम भी लेखक ने लिया। उसने तो वैसे अंदाजे से पूछा क्या तुमने अपने दोस्त चुन्नू को दी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, हम जिसके साथ रहते हैं हमारा शक हमेशा पेरेंट्स को उसी पर जाता है कि इसे ही पता होगा कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ गलती की है तो उसे ज्ञान होगा, साथ वाले को इसका पता होगा। तो वैसे चुन्नू का नाम निकला, चुन्नू को थप्पड़ भी लगे, डांट भी पड़ी, पिटाई भी हुई। चुन्नू के बाद जो कहानी पहुंची पतंग वाले पर, तो ऐसे ऐसे हम अपने मन से ही कितनी कहानियां बुनते चले गए, कितनों पर शक लगाते चले गए। ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। लेखक हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बेवजह बच्चों पर शक ना करें,
बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें। जब बच्चे डरपोक होते हैं, आशुतोष की तरह डर जाते हैं, तो वे इस अपने डर को दूर करने के लिए या डर के मारे जो अपराध उन्होंने नहीं भी किया उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो यह अपराध वे दूसरों के सिर भी डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया? तो बच्चों, मुन्नी के लिए पाजेब उसकी बुआ लाई। मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष किस चीज के लिए जिद करने लगा? मुन्नी को पाजेब मिलने के बाद आशुतोष साइकिल के लिए जिद करने लगा। लेखक की पत्नी को पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले किस पर हुआ? नौकर बंसी पर। आशुतोष को किस चीज का शौक था? एक तो बच्चों पतंग उड़ाने का, दूसरा साइकिल चलाने का। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं। कौन? छुन्नू। मैंने आपको ये क्लियर किया था। गुम हुई पाजेब कहाँ से मिली? गुम हुई पाजेब बुआ के पास से ही मिली। तो नेक्स्ट है हमारे बड़े प्रश्न बच्चों। लेखक को आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह क्यों हुआ? लेखक ने देखा कि जिस शाम को पाजेब गुम हुई उसी शाम आशुतोष डोर का पिन्ना और पतंग लेकर आया था, तो उसे शक हुआ कि पाजेब आशुतोष ने ही चुराई है। पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर गया? पाजेब चुराने का संदेह सबसे पहले नौकर बंसी पर, फिर आशुतोष पर, फिर आशुतोष के दोस्त छुन्नू पर और अंत में पतंग वाले पर किया गया। आशुतोष ने चोरी नहीं की थी, फिर भी उसने चोरी का अपराध स्वीकार किया। इसका क्या कारण हो सकता है? आशुतोष एक डरपोक प्रवृत्ति का लड़का है। वह बहुत ही डरपोक किस्म का लड़का है। जब लेखक ने उसे थोड़ा सा डांट कर पाजेब के बारे में पूछा तो डर के मारे ही उसने जो अपना अपराध था वो छुन्नू के ऊपर डाल दिया। क्यों? क्योंकि माता और पिता दोनों ही क्रोधित थे। वो डरता था, बार बार उस पर झल्ला रहे थे, इसलिए उसने अपना जो चोरी का अपराध था वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार ही नहीं किया बल्कि छुन्नू पर भी डाल दिया। पाजेब कहाँ और कैसे मिली? पाजेब अंत में बुआ के पास से मिली। क्यों मिली? बुआ का कहना था कि जिस रोज वह पाजेब लेकर आई थी उसी रोज गलती से बुआ के साथ ही चली गई थी। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बड़े प्रश्न हैं जी आपने खुद से करने हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो कि आशुतोष पाजेब कहानी का मुख्य पात्र है। पूरी कहानी उसी के गिर्द घूमती है। वह 8-10 वर्ष का लड़का है, लेखक का पुत्र और मुन्नी का भाई है। पतंग चढ़ाने और साइकिल चलाने का शौक है। बहुत ही डरपोक किस्म का लड़का है। जब माता पिता थोड़े से क्रोधित होते हैं तो वो अपराध भी स्वीकार कर लेता है जो उसने किया ही नहीं। ठीक है, और वह अपराध फिर डर के मारे अपने दोस्त छुन्नू पर भी डाल देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक जिद्दी टाइप का लड़का भी है। आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के आशुतोष के प्रति व्यवहार के उसे शब्दों में लिखे। वो तो आप आसानी से लिख ही लोगे क्योंकि आपने पूरी कहानी सुनी है। आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब चुराई ही नहीं? देखो, आशुतोष ने बहुत सी ऐसी बातें कही थी जिनसे हमें पता चलता है कि उसने पाजेब चुराई ही नहीं थी। पहली बात तो यही है कि उसने बोलकर कुछ कहा ही नहीं, उसने केवल सिर ही हिलाया था, कभी हाँ में तो कभी ना में। उससे भी पहले जब वो अपनी माँ की मदद करता है पाजेब को ढूंढने में, उससे भी पता चलता है। फिर जब लेखक उसे कहता है कि अगर तुमने पाजेब छुन्नू को दी है तो उससे जाकर लेकर आओ, तो वह जाने से इनकार करता है और कहता है कि अगर उसके पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से। फिर वह पतंग वाले के पास जाने में भी आनाकानी करता है। इन संकेतों से, इन कथनों से पता चलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ तो बेटा बिल्कुल ही स्पष्ट है कि अपराध की प्रवृत्ति को, अपराध की भावना को दबाने के लिए दंड का सहारा नहीं लेना चाहिए। दंड बच्चे को उदंड बना देता है, उसमें जिद्दीपन आ जाता है। इसके विपरीत अगर हम प्यार से
उसके भावों को समझने का प्रयास करें तो वह बच्चे के मन को पिघला देता है और उसके अंदर की बात को उसकी जुबान पर ला देता है। तो बच्चे की अपराध वृत्ति को हमें प्यार से ही जीतना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये पाठ पसंद आया, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो अभी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।